हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग बैंकिंग की लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि है बैंकिंग पार्ट 4। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप पिछले सारे क्लासेस को देख लें ताकि आप लोग इस चैप्टर को इजीली कनेक्ट कर पाए। हम लोग इकोनॉमिक्स की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रही है, तो वो बिल्कुल लाइन में है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो क्या होगा, आप लोग भी इन लाइन रहेंगे विथ आवर सिलेबस। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग पार्ट 4। यह है आपका कंटेंट, जिसमें हम लोग थोड़ा प्रीवियस क्लासेस को थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग इस क्लास को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आज के क्लास में टॉपिक ऑफ द डे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक जो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए हम लोगों ने आज टॉपिक ऑफ द डे को कंटेंट में नहीं पुट किया है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में हम लोगों ने 4 कमिटी के बारे में पढ़ा था, नरसिम्हन कमिटी 1, नरसिम्हन कमिटी 2, नचिकेत मोर कमिटी एंड पीजे नायक कमिटी। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नचिकेत मोर कमिटी और पीजे नायक कमिटी के बारे में पढ़ा था। तो नचिकेत मोर कमिटी 2013 में आरबीआई ने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो आपको आने वाले स्लाइड्स में आपको आज पता चलेगा। वैसे मैं बता दूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक घर में हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, बैंकिंग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करें, उसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने पीजे नायक कमेटी के बारे में पढ़ा था। तो पीजे नायक कमेटी ने कहा था कि हम लोग का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल पे है और उस पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है। तो जिसके तहत पीजे नायक कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, जैसे कि हम लोग को गवर्नमेंट का जो स्टेक है पीएसबी में 50% से कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब क्या होता है कि बैंक्स जो होंगे वो क्या कहते हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे बेसिक डेवलपमेंट के लिए उस पे फोकस करेंगे, उस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो सेक्टर डेवलप हो पाए और जिससे क्या कहते हैं हम लोग का इकोनॉमी भी ग्रो हो और लोगों को भी भलाई हो सके। उसके बाद था लीड बैंक स्कीम। तो ये स्कीम जो था वो गडगिल कमेटी ने सजेस्ट किया था। इस स्कीम के तहत जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उनको असाइन किए जाएंगे और जो भी डिस्ट्रिक्ट नेशनलाइज्ड बैंक को असाइन किए गए हैं उनको हम लोग लीड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो जिसके तहत वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाएगा। फिर हम लोगों ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पढ़ा था 1969, जिसके तहत क्या था कि उस समय भारत की जो कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी, मतलब कि इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो जिसके तहत बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कि वो कंपनी जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 के तहत उसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का सबसे पहला टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म से डिनोट करेंगे जैसे कि एनपीए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है वो आपका लोन होता है या एडवांस होता है जो कि हम लोग क्या कहते हैं जो नीडी पीपल हैं उनको प्रोवाइड करते हैं या बिजनेस फॉर्म को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो बिजनेस फॉर्म या वो नीडी पीपल उस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को पे नहीं करते हैं 90 दिनों तक, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो एसेट या जो लोन हम लोगों ने प्रोवाइड किया था वो एनपीए हो चुका है। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो आपका लोन है या एडवांसेस है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फॉर्म को या नीडी पीपल को। और अगर वो बिजनेस फॉर्म या नीडी पीपल अगर हम लोग को वो प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो भी है उसको अगर हम लोग को वो पे नहीं करते हैं 90 दिनों तक, तो हम बोलते हैं कि वो जो लोन था वो आपका एनपीए बन चुका है।
बैंक का जो एसेट होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड एसेट और दूसरा होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, रेगुलर और स्ट्रेस्ड। तो रेगुलर एसेट वो एसेट होते हैं जिनमें डिले नील होता है, मतलब कि कोई भी डिले नहीं होता है, टाइमली आपका अमाउंट पे कर दिया जाता है, मतलब कि जो भी बोरोवर है वो अमाउंट आपका टाइमली पे कर देंगे, डिले नहीं करेंगे, तो वो हम लोग रेगुलर एसेट में कंसीडर करते हैं। लेकिन स्ट्रेस्ड एसेट जो होता है उसमें 1 से लेकर 90 दिनों तक डिले होता है, जिसको हम लोग 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करेंगे, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। SMA 0 में आपका 1 से 30 दिनों तक डिले होगा, SMA 1 में आपका 31 से लेकर 60 दिनों तक डिले होगा और SMA 2 में 61 से लेकर 90 दिनों तक आपका डिले होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड एसेट का क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो जब भी आपका एसेट या हम लोग जो लोन प्रोवाइड किए हैं वो आपका 90 दिनों से ज्यादा दिनों तक अगर डिले हो जाता है तो हम लोग उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में पुट कर देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका 3 क्लासिफिकेशन में है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट जो है वो एनपीए है जो कि आपका 12 महीना तक हो चुका है, मतलब 12 मंथ्स। अगर एनपीए आपका 12 महीना तक रहा तो इसका मतलब वो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट के कैटेगरी में आ जाता है। अगर आपका एनपीए 12 महीना से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है वो आपका डाउटफुल एसेट के कैटेगरी में आएगा। और वो एनपीए जो कि आपका रिकवरेबल नहीं है वो आपका लॉस एसेट में आ जाएगा, मतलब जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है एसेट ऑफ और बैंकिंग, जो कि दो पार्ट में है, स्टैंडर्ड एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो हेल्दी बैंक जो होते हैं वो आपका हेल्दी डेट कॉन्ट्रैक्ट पर रिलाई करते हैं। ये डेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डेट कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि बोरोवर और लेंडर के बीच में होता है। लेंडर वो होते हैं जो कि आपका लोन प्रोवाइड करते हैं और बोरोवर वो हैं जो कि लोन लेते हैं। तो बोरोवर और लेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत बोरोवर प्रॉमिस करता है लेंडर को कि वो सारे पैसे को रीपे करेगा, मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट वो लिया है उसको वो रीपे करेगा इंटरेस्ट के साथ, शेड्यूल्ड टाइमलाइन के बेसिस पे, मतलब कि जो भी टाइमलाइन दिया गया है उसके बेसिस पे वो पे करेगा। अगर सपोज वो नहीं पे कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको हम लोग डिफॉल्टर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, भारत में बेसिकली क्या है कि डिफॉल्टर जो हैं वो आपका स्मॉल रिटेल बोरोवर्स ज्यादा संख्या में नहीं है, वो बेसिकली आपके लार्ज बोरोवर्स और कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। बिग प्रॉब्लम ये है कि लार्ज बोरोवर्स जो आपका क्या कहते हैं गिल्टी हो जाते हैं, वो आपका मतलब कि हम लोग समझ लिए कि वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो वो बेसिकली अपने गिल्ट को मानते भी नहीं है, मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो लोगों ने किया है, या वो लोग भाग भी जाते हैं। जैसे कि हम लोग विजय माल्या का केस ले सकते हैं और नीरव मोदी का केस ले सकते हैं। तो ये सब बेसिक एग्जाम्पल है जो कि हम लोग जानते हैं, जिससे हम लोग इस टॉपिक को कनेक्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रीजन फॉर एनपीए। तो एनपीए का क्या कारण हो सकता है? एक तो पहला समझ लीजिए कि मतलब आपका ग्लोबल अर्थव्यवस्था अगर उसमें स्लो डाउन अगर आ गया हो तो उस केस में आपका एनपीए हो सकता है। दूसरा कि अगर बैंक जो है अगर वो इररेशनल लेंडिंग परफॉर्म कर रहा है बिजनेस हाउसेस को तो उस केस में आपका एनपीए हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक पे पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है कि आपको बिग कॉर्पोरेट्स लोग को लोन प्रोवाइड करना है, तो वो केस में भी आपका एनपीए हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि मान लो सपोज कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक सेक्टर है, आयरन सेक्टर हो गया, स्टील इंडस्ट्री, ये सब जितना भी सेक्टर है, इसमें अगर स्लो ग्रोथ हो, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन यही सब इंडस्ट्री में दिया जाता है, तो अगर इन सभी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ अगर स्लो हो जाए तो चांसेस ज्यादा बन जाता है कि एनपीए हो जाएगा। उसके बाद जो भी लीगल सिस्टम हमारे भारत में है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी बैंक्रप्सी लॉ है वो बहुत ही वीक है, और जो भी ट्रेडिशनल बैंक हैं वो इनकॉम्पिटेंट है लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनपीए का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा है। तो एनपीए प्रॉब्लम हम लोग रिजॉल्व करेंगे कैसे? तो आरबीआई ने दो स्कीम इस केस में क्या कहते हैं दिया है। जैसे कि सबसे पहला है आपका एसडीआर, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके तहत बैंक को अलाउ किया गया है कि वो अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है
और जो भी कंपनी डिफॉल्टर घोषित हो चुका है उसका कंट्रोल ले सकता है और न्यू मैनेजमेंट वहां पे इस्टेब्लिश कर सकता है। दूसरा स्कीम आपका है S4A, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो इसके तहत क्या है कि बैंक जो है वो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी मैनेजमेंट अभी क्या कहते हैं आपका है कंपनी में, जो कि वो कंपनी जो कि डिफॉल्ट कर चुका है, तो बैंक क्या करेगा कि उस एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी देगा कि आप प्रोजेक्ट को रिहेबिलिएट कीजिए। तो ये आपका S4A स्कीम। नेक्स्ट है कि हम लोग अपने लेंडिंग के क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो हम लोग अगर सपोज यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लेंडिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ कमिटीज के रिकमेंडेशंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीजे नायक कमेटी का रिकमेंडेशन था कि पब्लिक सेक्टर बैंक पे गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है उसको 50% से घटा दिया जाए। तो एक ये हम लोग कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़ा ऑटोनॉमी मिलेगा। अगर मान लो सपोज कि डाइल्यूशन जो हो रहा है वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि बैंक के मैनेजमेंट से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट को थोड़ा, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है बैंक्स में वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय द क्रिएशन ऑफ अ PSHC, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर हाउस होल्डिंग कंपनी। हम लोग ये बना सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ये बना सकता है जिसके तहत आपका बैंक का जो मैनेजमेंट है उससे दूरी बना सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक को हम लोग को ब्रॉड मैनेज इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल रहे सभी प्रकार के अपॉइंटमेंट्स के लिए विद इन बैंक, जैसे कि सीईओ का जो अपॉइंटमेंट है और अन्य प्रकार के पोस्ट के लिए। दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसके तहत कोई भी अगर हम लोग एफर्ट करते हैं गवर्नमेंट को डिस्टेंस मेंटेन करने में, तो दो ऐसे की एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि पीएसबी जो होता है उसको सिर्फ आरबीआई ही रेगुलेट करे, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ना हो यहाँ पे। और दूसरा जो अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले पढ़े कि हम लोग को ओनरशिप जो है, मतलब कि जो रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ ओनर वुड बी परफॉर्म्ड बाय PSHC, मतलब कि गवर्नमेंट जो ओनरशिप का रोल परफॉर्म कर रहा है वो अब कौन परफॉर्म करेगा, पब्लिक सेक्टर होल्डिंग कंपनी परफॉर्म करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका मेंस में हेल्पफुल हो सकता है कि हम लोग लेंडिंग के क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। तो एक सबसे पहला है कि आपका गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर होल्डिंग 50% से कम कर दे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो जिसके वजह से क्या होगा, थोड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑटोनॉमी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट खुद को थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन कर ले, मतलब कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है बैंक में वो थोड़ा कम हो जाए। और वो कैसे हो सकता है, बाय द क्रिएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर होल्डिंग कंपनी। पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़ा ब्रॉड मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल रहे सभी प्रकार के अपॉइंटमेंट के लिए जो बैंक के अंदर हो रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक को आरबीआई ही सिर्फ रेगुलेट करे। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। तो बैड बैंक जो होता है वो टेक्निकली आपका एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है जो कि आपका एनपीएस बाई करता है कॉमर्शियल बैंक से, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, और वो ट्राई करता है कि उस एनपीए को वो रिकवर कर सके डिफॉल्टर से और एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके कुछ मतलब एक ओवर ए टाइम पीरियड, मतलब कि कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के विद इन वो उस मनी को रिकवर कर ले। तो बैड बैंक का यही मेन फंक्शन होता है। और अगर कोई पूछे व्हाट इज बैड बैंक, तो उसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। नेक्स्ट है मेंस का क्वेश्चन। ये हम खुद से क्वेश्चन फ्रेम यहाँ पे किए हैं कि जैसे जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ा एनपीए पे और बैड बैंक पे, तो उस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक कैन टैकल द एनपीए क्राइसिस एंड रिवाइव लेंडिंग इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको खुद से सोचना है कि क्या हो सकता है, और जो भी हमने कंटेंट अभी पढ़ाया है आप उसको पढ़िए मल्टीपल टाइम्स, उसको सोचिए, अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा बढ़ाइए और इस आंसर को लिखिए ताकि वो हेल्पफुल हो सके आपके आने वाले मेंस में। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको ठीक से समझिएगा भी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हम लोग को फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना है उन लोगों को जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रहा है। रीचेज आउट टू पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि उन लोगों को फाइनेंशियल या बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं हो रहा है। और हम लोग को उसी तरह फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ाना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी करना है और
फाइनेंशियल सर्विसेज को जितना ज्यादा हम लोग डिपेंड कर सकें, जिसके हेल्प से क्या होगा कि पीपल को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस हो पाए फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल इंक्लूजन का जरूरत क्या पड़ा? एक तो पहला हो गया मनी लेंडर का कॉन्सेप्ट, मतलब कि पुअर्स को हमको मनी लेंडर से फ्री कराना है। जो हम लोग के भारत में जो रिमोट लोकेशन है या विलेज वाला एरिया है, रूरल सेक्टर जो बोल सकते हैं, वहां पे पुअर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो जिसके वजह से क्या होता है कि वो लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हमारा गवर्नमेंट या बैंकिंग सेक्टर अगर प्रमोट करता है तो उसके तहत मनी लेंडर का जो क्या कहते हैं प्रभाव है वो कम होगा। दूसरा क्या है कि ये आपका इजी पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है, और बैंक अकाउंट अगर होगा तो वो एक आपका इंश्योरेंस की तरह एक्ट करेगा इमरजेंसी के टाइम में। क्रेडिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके सर्वाइवल के लिए, तो इसीलिए अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करते हैं तो एक किसी भी मतलब फैमिली का जो कि क्या कहते हैं आपका रिमोट लोकेशन में जो बिलोंग करते हैं या रूरल सेक्टर में जो बिलोंग करते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मैंडेट दिया जाए कि वो आपका स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करे। दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बैंक का जो ब्रांचेस है वो अनबैंक्ड रीजन्स में भी खुले, ताकि वहां पे भी लोगों को क्या कहते हैं बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड हो। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस को इंकरेजमेंट दिया जाए, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन उसमें बहुत ही कम हो या वो ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन से फ्री हो। तो हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन को इस तरफ से हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम लोग नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहते हैं। ये क्या क्या आपका फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि आपका सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड करेगा, रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुलता है इस योजना के तहत, और उस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पैसा हम लोग डिपॉजिट करेंगे जनधन अकाउंट में, उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। यहाँ पे आपको रुपे डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख तक, और ये आपको 2 लाख तक भी इनहेंस किया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आपका 28 अगस्त 2018 के बाद अगर खुला है तो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है आपका 10,000 का, और अन्य कई प्रकार के यहाँ पे प्रोविजंस हैं। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं एक ऑथेंटिकेटेड साइट से लिए गए हैं। तो ये सब पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़े समझे, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो जनरली इन ये सब पॉइंट्स में से भी कुछ पॉइंट्स आपके एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, ये मैंने खुद से फ्रेम किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन नॉट ओनली मिटिगेट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन बट ऑल्सो एम्पावर्स देम टू कल्टिवेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इनटू आउटकम। ये आपको डिस्कस करना है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो भी कंटेंट हम पढ़ाए हैं उसको थोड़ा पढ़िएगा और सोच के खुद से लिखिएगा, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पेमेंट बैंक को इसीलिए स्टैब्लिश किया गया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज किया जाए। और ये कैसे हो सकता है? बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, पेमेंट और रेमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए लो इनकम हाउस होल्ड्स को, स्मॉल बिजनेस को, और अन्य कई ऐसे हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंड बुलेट पॉइंट है उसको फिर से यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना है। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स को ग्रीन कलर में बोल्ड किया है, लाइसेंस्ड एंड रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे यूपीएससी में प्रीलिम्स पे यहाँ पे थोड़ा ट्रिक्स प्ले कर सकते हैं। जैसे कि क्या होगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन दे सकता है कि दिस बैंक्स विल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत पेमेंट बैंक को लाइसेंस्ड किया गया है, ना कि रजिस्टर्ड किया गया है। तो ऐसे यूपीएससी थोड़ा ट्रिक्स प्ले करता है, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। इसीलिए मैंने ये 2 वर्ड्स को ग्रीन कलर में बोल्ड कर दिया है। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं उनको लाइसेंस किया गया है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949,
और उनको रजिस्टर्ड किया गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड किस किस एक्ट में है वो थोड़ा याद कर लीजिएगा। पेमेंट बैंक जो होता है वो लोन और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। ये जो बैंक होता है इसमें दोनों करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है। पेमेंट बैंक जो होता है आपका एटीएम कार्ड सर्विस, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। भारतीय एयरटेल हमारा भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक है, तो इसको याद रखिएगा, ये एक स्टैटिक थोड़ा है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पेमेंट बैंक जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। दूसरा, उसको लाइसेंस किया गया है सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और रजिस्टर्ड किया गया है कंपनीज एक्ट 2013। ये आपका लोन और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। भारतीय एयरटेल भारत का सबसे पहला लाइव पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक में थोड़ा और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पेमेंट बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका 100 करोड़ का होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक से थोड़ा अभी हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तो पेमेंट बैंक का जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ है। फॉरेन शेयर होल्डिंग इस बैंक में अलाउड है, तो यहाँ पे फॉरेन शेयर होल्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये बैंक जो होता है वो सब्सिडरी नहीं फॉर्म कर सकता है नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और इसको 25% ऑफ द ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरियाज में भी खोलना पड़ेगा। इसका कुछ कुछ क्राइटेरिया है इस बैंक का। ये जो बैंक होता है इसको पेमेंट बैंक टर्म जो है उसको यूज करना होगा, ताकि ये अदर टाइप्स ऑफ बैंक के साथ खुद को डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये सब कुछ कुछ क्राइटेरिया है पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ऑब्जेक्टिव सेम है। अगर हम लोग पेमेंट बैंक से अगर कंपेयर करें तो इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम लोग को बढ़ावा देना है। ये क्या करता है कि क्रेडिट मतलब कि मनी सप्लाई करता है आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और आपका एमएसएमई को। फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है इसमें भी मैंने दो वर्ड्स को ब्लू में कलर्ड किया है, जैसे कि एक टर्म हो गया आपका रजिस्टर्ड और दूसरा हो गया आपका लाइसेंस्ड। तो ये जो होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है आपका कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, और लाइसेंस्ड है सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिएगा। पेमेंट बैंक जो था वो सेक्शन 23 के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाइसेंस्ड था, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाइसेंस्ड है। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपका एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लोकल एरिया बैंक जो भी अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। लेकिन आपका जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अप्लाई नहीं कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो ये सब यूपीएससी में थोड़ा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिक्स थोड़ा यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। सीआरआर और एसएलआर फैसिलिटीज जो होता है, मतलब कि सीआरआर और एसएलआर का जो कंडीशन है, मतलब कि जिसके तहत बैंक आपका क्या कहते हैं लेंडिंग प्रोसेस या जो भी उसका फंक्शन होता है परफॉर्म कर सकता है, वो यहाँ पे इस बैंक को अप्लाई होता है। सीआरआर और एसएलआर हम लोग क्या कहते हैं, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होने वाला है वो इन्फ्लेशन है, उस पर थोड़ा हम लोग अच्छे से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ये जो फॉर्म होता है इसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका 200 करोड़ का होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं हम लोग पेमेंट बैंक के साथ, कि पेमेंट बैंक का जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो ₹100 करोड़ था, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपका ₹200 करोड़ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो 75% जो नेट क्रेडिट होता है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन पेमेंट बैंक लेंडिंग नहीं परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक हम लोग थोड़ा थोड़ा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे समझ लिए हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा टेबुलर फॉर्म में इसको थोड़ा देख लें। पेमेंट बैंक जो होता है वो 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर के बेसिस पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एनी अमाउंट वो डिपॉजिट के फॉर्म में ले सकता है। पेमेंट बैंक लेंडिंग किसी भी प्रकार का नहीं परफॉर्म कर सकता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लेंडिंग करता है वो स्मॉल लेंडिंग करता है। पेमेंट बैंक में जो होता है वो स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका जो क्या कहते हैं ये क्या करता है कि आपका स्मॉल बिजनेस यूनिट को फाइनेंस करता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को फाइनेंस करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करता है। नेक्स्ट है
कि पेमेंट बैंक जो होता है वो आपका रेमिटेंस सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करता है, आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन और डेबिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। उसी तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो भी रेमिटेंसेस प्रोवाइड करता है, आपका क्या कहते हैं एटीएम और डेबिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। पेमेंट बैंक जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपका क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड इशू करता है। पेमेंट बैंक जो होता है वो आपका कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करता है, सर्विसेज, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लोन्स ये सब प्रोवाइड करता है। उसी तहत स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। टॉपिक है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसको हम लोग 4W के कॉन्सेप्ट से जानेंगे। तो सबसे पहला W है आपका वाई, मतलब हम लोग इस कोड को क्यों लाए। तो याद रखिएगा कि हम लोग के कंट्री में जो आपका स्ट्रेस्ड एसेट है उसके रिजोल्यूशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को लाया था। नेक्स्ट W है आपका हु। तो कौन कौन लोग यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहला आपका इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट्स के बारे में तो हल्का फुल्का आप लोग को आइडिया होगा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। सपोज कीजिए कि दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। अगर सपोज पार्टनर बी ने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, तो पार्टनर ए जो होगा वो लायबल नहीं होगा जो भी एक्टिविटी पार्टनर बी ने परफॉर्म किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे आने वाले क्लासेस में, टॉपिक ऑफ द डे में। नेक्स्ट है व्हेन। तो जो भी अथॉरिटी है वो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे 180 डेज में, और 90 डेज का एक्सटेंशन भी अलाउड है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में यहां से आ सकता है क्वेश्चन। फास्ट ट्रैक कर देते हैं प्रोसेस को ऑफ 90 डेज अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज, मतलब कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी यहाँ पे अवेलेबल है कि मतलब 90 डेज में ही केस को सॉल्व कर देना है। और दूसरा है आपका हाउ। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे एनसीएलटी है आपका कॉर्पोरेट्स के लिए, और डीआरटी है आपका इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। ये एक प्रीलिम्स क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन देने का बस केवल यही यहाँ पे मतलब है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को थोड़ा हम लोग 2-3 लाइन में समझ लें। तो जो लोगों को भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है या नहीं भी है तो इट्स ओके, वो थोड़ा इसको अटेम्प्ट करें, थोड़ा अपना गेस पावर चेक करें। तो यहाँ पे मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, 1, 3, 4 एंड 5 जो इसका स्टेटमेंट है वो इसका ट्रू है। तो थोड़ा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को थोड़ा हम लोग यही स्टेटमेंट समझ लेते हैं। याद रखिए ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंप्लीमेंट करता है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होते हैं वो ओथ दिलाते हैं आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन को। चेयरमैन जो होंगे वो आपका 5 साल या 65 साल जो भी जल्दी हो उसके तहत अपॉइंट किए जाते हैं, और ये आपका रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपका रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। जो भी विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं और इनकेपेबल डिफॉल्टर्स होते हैं उनका केसेस जो होता है वो सरफाइसी एक्ट 2002 के तहत होता है। तो थोड़ा विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। विलफुल डिफॉल्टर को हम लोग 3 केसेस में पढ़ेंगे, मतलब कि ये 3 केसेस अगर ट्रू है तो हम लोग उस इंडिविजुअल या उस कंपनी मतलब जो भी डिफॉल्ट किए हैं उनको हम लोग विलफुल डिफॉल्टर हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। मतलब वो बोरोवर जो कि डिफॉल्ट किए हैं मतलब लोन पेमेंट में, जबकि उनके पास कैपेसिटी है कि वो लोन को पे कर सकते हैं, तो उस केस में उस बोरोवर को हम लोग विलफुल डिफॉल्टर बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर फंड्स जो लिया गया था बोरोवर के द्वारा अगर उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया गया है तो हम लोग बोलेंगे कि वो विलफुल डिफॉल्टर है। और थर्ड, वाइल डिफॉल्टिंग, अगर सपोज कि बोरोवर जो है वो अपने फिक्स्ड एसेट को डिस्पोज कर देता है या अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो क्या कहते हैं बिना नॉलेज मतलब बैंक के नॉलेज के बिना
उसको क्या कहते हैं डिस्पोज कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम लोग विलफुल डिफॉल्टर कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो बैंकिंग का चैप्टर था यहीं पे खत्म हो चुका है। हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर लिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 क्लासेस में, बैंकिंग को हम लोगों ने 4 क्लासेस में कवर किया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लासेस पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।